गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक या दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, लेकिन हम ये दो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि मेरिट जब जाती है, कट ऑफ जाती है, जो पॉइंटों से रह जाती है। तो इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप ओपन कर लीजिए। मैं बेयर एक्ट से नहीं करवाऊंगी, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको करवाऊंगी। सबसे पहले आ जाइए इसके फर्स्ट पार्ट पे, फ्रंट पे आ जाइए कि पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 जो हरियाणा के लिए लागू हुआ और जो पहले पंजाब में लागू है अभी भी। तो इसके लिए कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए। पहली जो डेट है, असेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहला जो है वो असेंट कब मिली, इसकी असेंट मिली इसमें लेफ्टिनेंट, एक सेकेंड क्या हो गया, करना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। शॉर्ट में लिख देती हूँ, इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी मुझे। चलो, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब कब असेंट मिली, पहला ये कॉलम बनेगा आपका। ठीक है, सेकंड कॉलम बनेगा गवर्नर जनरल की असेंट, असेंट ऑफ गवर्नर जनरल की असेंट कब मिली। ठीक है, फिर ये पब्लिश कब हुआ, गैजेट पब्लिकेशन कब हुआ इसका। ठीक है, और लास्ट में इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पार्ट 2 जो है वो बाद में इफेक्ट में आया था। पार्ट 2 कब इफेक्ट में आया था वो डेट अलग है, क्योंकि पार्ट 2 है वो बाद में इफेक्ट में, सॉरी पहले इफेक्ट में आ गया था। तो असेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जो गवर्नर की जो असेंट है वो मिली थी 30 मई 1918, 30 मई। उसके बाद 12 जून, उसके बाद 12 जुलाई, और लास्ट में पार्ट 2 कब एनफोर्समेंट में आया था, 1 अगस्त 1914 में। तो ये 4 डेट है, इनमें कंफ्यूज मत होना। 30, 12, 12, 1 ये याद रखना, लेकिन ये ईयर जो है 1914 है, तो इसको आप ध्यान रखोगी। अब आ जाते हैं हम शोर टाइटल एंड एक्सटेंट पे। पहला शोर टाइटल एंड एक्सटेंट, सिंपल सी बात है, यही कहता है इट एक्सटेंड्स टू हरियाणा। फिर है डेफिनेशन क्लोज है इसका, वो हम करेंगे। इसमें सेक्शन 3 जो है पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, सेक्शन 3 जो बात करता है इनेक्टमेंट ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू कोर्ट्स इन पंजाब। तो इसके अंदर वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स डन दिया गया है। तो वैलिडेशन ऑफ एक्ट डन जो है वो आप एक बार हल्की सी रीडिंग ले लेना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही रहते हैं। हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इसको समझिए ये कैसे वर्क करता है, ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, वो आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, पीसी एक्ट, पीसी एक्ट 1918, ये 3 पार्ट्स में आप मान सकते हो कि डिवाइड होता है। पहला, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, चैप्टर 5 है टोटल। टोटल कितने चैप्टर हैं, 5। एक इसमें शेड्यूल दी गई है, एक इसके अंदर रूल्स दिए गए हैं, रूल्स एज टू पेटिशन राइटर फॉर सेक्शन 46A। अब अगर आप इनके 5 चैप्टर्स की बात करते हो, 5 चैप्टर कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। 5 चैप्टर्स कौन से हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, ठीक है, चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 बात करता है, चैप्टर 2 जो है वो रिपील्ड है,
तो हमें उसकी बात नहीं करनी। चैप्टर 3 की बात करेंगे तो वो बात करता है सबऑर्डिनेट सिविल कोड्स, सबऑर्डिनेट सिविल कोड्स। चौथा बात करता है अपीलेट एंड रिविजनल jurisdiction, jurisdictions in civil cases। फिफ्थ बात करता है सप्लीमेंटल प्रोविजंस। अब पहला जो प्रिलिमिनरी है उसके अंदर फर्स्ट भी आपने नहीं करना, सेकंड रिपील है, ठीक है, थर्ड करना है इसमें डेफिनेशंस। प्रिलिमिनरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डेफिनेशंस। कहाँ बात करता है? सेक्शन 3। ये भी रिपील्ड है। ये सबऑर्डिनेट कोड्स आता है आपका 18 से 37 तक। अपीलेट और रिविजनल कोड्स आएगा आपका 38 से 44 ए। सप्लीमेंटल प्रोविजंस आएंगे आपके 45 से 51 तक। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हमने आज इस क्लास में कवर अप करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशंस सेक्शन नंबर 3, इसको आपने करना है। एसयूवी गाड़ी होती है लेकिन हम यहाँ इसको करेंगे SLUV। हम एसयूवी गाड़ी को SLUV बना देंगे। एस का मतलब स्मॉल कोज, ठीक है। एल का मतलब लैंड शूट, और यू का मतलब अनक्लास्ड सूट, और लास्ट है आपका वैल्यू। स्मॉल कोज जो है वो है आपका 3-1 में 3-1, 3-2, 3-3, 3-4। अब आप इसको देखिए एक बार डायरेक्ट से, देखिए क्या कह रहा है। स्मॉल कोजेस का मतलब क्या है? स्मॉल कोजेस मीन्स सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेस अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कोजेस कोर्ट्स। यहाँ पे बात हो रही है प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट्स एक्ट 1887। हमारे कंट्री में क्या है, प्रेसिडेंसी टाउन तो कभी था ही नहीं, प्रोविंस ही चलते थे, तो हम इसे याद कर सकते हैं प्रोविंशियल से। सेकंड बात आती है लैंड सूट की। लैंड सूट मीन्स सूट रिलेटिंग टू लैंड एज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट और टू एनी राइट और इंटरेस्ट इन सच लैंड। अब लैंड सूट की जब आप बात करोगे तो पहला तो इसके अंदर आ जाएगा लैंड सूट के लिए, यहाँ करवा देती हूँ आपको। लैंड सूट के लिए पहला तो है सेक्शन 4 किसका? पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का ये हो सकता है। फिर और वर्ड यूज है, फिर उसमें कहा गया है टू एनी राइट और इंटरेस्ट, एनी राइट और इंटरेस्ट इन सच लैंड, एनी राइट और इंटरेस्ट इन सच लैंड। तो ये आ गया सेक्शन 4 जो पंजाब टेनेंसी एक्ट का, और कोई और भी राइट हो सकता है। अनक्लास सूट का मतलब है ए सूट विच इज नाइदर अ स्मॉल कोजेज नॉर ए लैंड सूट। ना तो ये इसमें आता है ना ये इसमें आता है, कि जो ये इन दोनों में ना आए वो क्या है? अनक्लास्ड सूट है। वैल्यू यूज्ड विद रेफरेंस टू सूट मीन्स
द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये बात क्या कर रहा है, अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर, ये इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम। अब समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को? अब नेक्स्ट में करते हैं। क्लासेज ऑफ कोड कितनी है? क्लासेज ऑफ कोड की हम बात करें, क्लासेज ऑफ कोड्स सेक्शन 18। ये क्या कह रहा है, इसे सुनिए। बिसाइड्स द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एस्टेब्लिश अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज एक्ट, ये कोर्ट्स होने के साथ साथ, and the courts established under any enactment for the time being in force, there shall be the following classes of civil court। पहली आएगी डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, फिर एडीजे, और फिर फर्दर ये आगे सिविल जज, सीनियर डिवीजन, ठीक है। फिर है इसके अंदर सिविल जज, जूनियर डिवीजन, ये है इंटरमीडिएट लेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जिसका एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्सपीरियंस के बेस पे जो प्रमोट होते हैं वो सीनियर हो गए। और ये क्या है, एंट्री लेवल, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हो गया एंट्री लेवल पे। तो ये है कोर्स जो है उसकी क्लासेस हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आता है, सेक्शन 18 किसकी बात करता है? क्लासेस ऑफ कोर्स की बात करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 जो बात करता है वो बात करता है सिविल डिस्ट्रिक्ट की। सिविल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से होंगे? For the purpose of this part, the state government shall divide the territories under its administration into civil district. The state government may alter the limit. तो पावर किसके पास है इसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड करेगी टेरिटरीज को, डिवाइड द टेरिटरीज को डिवाइड करेगी, साथ में उसको ऑल्टर भी कर सकती है। किसको? लिमिट को। ऑल्टर द लिमिट को ऑल्टर भी किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 20 की, जो बात करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट shall appoint as many persons as it thinks be necessary to be district judge and shall post one such person to each district as district judge of that district, provided that the same person may, if the state government think fit, be appointed to be district judge of 2 or more district। ये भी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। तो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? जितने पर्सन्स को चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज बना सकती है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट जज बना देगी उस डिस्ट्रिक्ट का। अगर चाहे तो 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट का भी जज अपॉइंट कर सकती है। 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स का भी उसे अपॉइंट किया जा सकता है। ये है हमारा सेक्शन 20। सेक्शन 18 बात करता है क्लासेज ऑफ कोर्ट की, सेक्शन 19 बात करता है सिविल डिस्ट्रिक्ट की, सेक्शन 20 बात करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस की। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 21, ये बात करता है एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की। ये क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट, आफ्टर, यहां पर आफ्टर है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब यहाँ कंसल्टेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन आ जाता है और कंसल्टेशन आ जाता है तो ये वाला कंसल्टेशन ही आपने टिक करके आना है।
कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्सो अपॉइंट एज मैनी पर्सन्स एज इट थिंक नेसेसरी टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड द हाई कोर्ट में पोस्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज टू एक्सरसाइज जुडिशन इन वन और मोर कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। वही सेम पॉइंट है। सेकंड, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील with and dispose of such cases only as the high court by general or special order may direct them to deal and dispose of, or as the district judge of the district may make over to them for being dealt with and disposed of। ये कह रहा है कि वही केसेस डील होंगे जो हाई कोर्ट क्या करेगी, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जनरल और स्पेशल ऑर्डर से जो कुछ भी मेंशन करेगी वो वाले केसेस को डील करेगा, या डीजे मेक ओवर करके देगा, केसेस को मेक ओवर करेगा कि भाई आपको ये केस सुनने हैं। प्रोवाइडेड दैट द केसेस पेंडिंग विद द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस immediately before the 28th day or June of 1960 shall be deemed to be cases so directed to be dealt with the disposal of the High Court or the district judges of the district case may be। कह रहे जो पेंडिंग है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के इमीडिएटली बिफोर 28 उसको भी ये माना जाएगा कि डायरेक्ट किया गया है। तो ये डेट कम ही पूछी जाती है, पेंडिंग बिफोर दिया हुआ है। तो जो मैटर्स हैं पेंडिंग बिफोर है एडीजे के पेंडिंग बिफोर है, कौन सी डेट है 28 जून 1963, तो ये माना जाएगा कि ये मेक ओवर करके भेजे गए थे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड। Court of Additional District Judge is not a division court of the Court of District Judge. It is a separate and distinct court of its own। एक केस था कुलदीप, एक केस है कुलदीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये कहा गया कि इट इज नॉट अ division court, it is not a division court of district judge। ठीक है, it is a separate and distinct court ऑफ इट्स ऑन। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एडीजे जो है वो डीजे की नीचे की कोर्ट है, ये क्या है, ये आपका एक सेपरेट जो है एंटिटी के साथ ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। पहले क्या हुआ, क्लासेस ऑफ कोर्ट आया 18 में, सिविल डिस्ट्रिक्ट आया 19 में, 20 में डीजे आया, 21 में आया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस आ जाएगा डीजे का। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 21A। ठीक है, ये बात करता है असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कि क्या असाइनमेंट है, क्या फंक्शन है। पहला पॉइंट कि असाइन कौन करेगा ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के असाइनमेंट किस किस को होंगे, क्या क्या होंगे। पहला वर्ड है हाई कोर्ट और डीजे। मे असाइन, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मे असाइन कर सकते हैं। क्या असाइन कर सकते हैं, टू एडीजे को एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज के जो फंक्शन है उसको असाइन किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग केसेस एंड अपील। क्या किया जा सकता है साइन की, वो रिसीव भी कर सकता है केसेस को, रजिस्टर भी कर सकता है। आप अपने बैरेक्ट से पढ़िए, मैं बैरेक्ट से पढ़ रही हूँ। विच बट फॉर सच असाइनमेंट्स ऑफ फंक्शंस कुड बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ दोज फंक्शंस द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्सरसाइज द सेम पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार की पावर है, तो एडीजे की सेम पावर ऑफ एज द डीजे, डीजे के बराबर की पावर है जब वो उसके हिसाब से एक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा 21A असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस। 18 क्लासेस ऑफ कोर्ट, 19 जो सिविल डिस्ट्रिक्ट, 20 जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज,
21 एडीजे, 21A असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सीनियर डिवीजन। देखिए डीजे की बात होगी, एडीजे की बात होगी, अब किसकी बात आ जाएगी? सीनियर एंड जूनियर डिवीजन की। सीनियर एंड जूनियर डिवीजन वो क्या कहता है? सेक्शन 22 बात करता है सीजे सीनियर डिवीजन एंड सीजे जूनियर डिवीजन। ये क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स द नंबर। अब फिक्स द नंबर कौन फिक्स करेगा? फिक्स द नंबर किसके द्वारा फिक्स होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट फिक्स करेगी। ये कितने नंबर्स जो है हमें रखने हैं सीनियर इंटरमीडिएट लेवल पर, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर सेकंड क्लॉज कहता है कि द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट द पावर्स ऑफ सच क्लासेस ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन एट इंटरमीडिएट लेवल विच विद इन सच लोकल लिमिट एज द हाई कोर्ट में डिफाइन। हाई कोर्ट अगर चाहे, इफ हाई कोर्ट क्या कर सकता है? मे कन्फर कर सकता है ऑन एनी सिविल जज, यहां पे वर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सी पावर कन्फर कर सकता है? सीनियर डिवीजन की। ये ध्यान रखना है, सीनियर डिवीजन की पावर्स कन्फर की जा सकती है। किसके द्वारा की जाएगी? हाई कोर्ट के द्वारा। ये माइंड में रखना। पहला सिविल जज और सीनियर और जूनियर डिवीजन को स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन फिक्स करेगी नंबर, लेकिन उसको कन्फर की जा सकती है पावर, वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ये बात करता है हमारा 22। अब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेशन से लग जाओ आप। SLUV, S मतलब स्मॉल कोजेज, L मतलब लैंड सूट, U मतलब अनक्लास्ड सूट और V वैल्यू। 18 बात करता है क्लासेस ऑफ कोर्ट की, 19 बात करता है सिविल डिस्ट्रिक्ट की, 20 बात करता है डीजे की, 21 बात करता है एडीजे की, 21A बात करता है असाइनमेंट जो है ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का, 22 बात करता है सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन और हाई कोर्ट में कन्फर पावर्स आ जाएगा। ये हो गया हमारा 22 तक। इसको आप एक बना लो ना सिस्टम की। 18 से 22 तक हमने कर लिया। 22 के बाद 23 जो है वो कट है, 23 जो है वो रिपील हो चुका है। फिर हम करते हैं 24, 25, 26 को, इन तीनों को इकट्ठा करते हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, इसको करते हैं हम। 22 हो गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फिर मैं यहां लिख रही हूं आपको 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 तक करेंगे, 24 से 30 तक। 24 क्या बात करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। एक तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, उसके बिना नहीं होगा। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक और किसकी बात हो रही है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डीजे क्या होगी? डीजे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगी। ये 24 बात करता है द कोर्ट ऑफ द डीजे शैल बी डीम्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। 25 बात करता है 25, 26 और 27। इन तीनों को आप एक वर्ड से यूज कर सकते हो। 25 को ओपीएल से याद रह जाएगा। ओ बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओपीएल याद रखो। 26 बात करता है पेक्यूनरी लिमिट्स की, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया। 27 बात करता है लोकल की। ठीक है, 25 क्या कहता है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
द कोर्ट ऑफ डीजे शैल हैव जुरिसडिक्शन इन ओरिजिनल सिविल सूट विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स द वैल्यू, बिना किसी लिमिट के होना चाहिए, एज रिगार्ड द वैल्यू आ जाएगा। इसके अंदर जो लिमिट है वो अनलिमिटेड होती है बट नॉट एक्सेसिव। यहां पर क्या होता है, अनलिमिटेड है बट नॉट एक्सेसिव। ठीक है, ये इसकी बात हो रहा है। पेक्यूनियरी लिमिट पे आ जाओ आप। अब पेक्यूनियरी, ये तो क्या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो है किसका, सिविल का, ये सॉरी डीजे का है, ये डीजे का ही है। अब पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की जो बात करेंगे वो सीजे, सीजे लिख रही हूँ, सीजे में सीनियर डिवीजन भी है और जूनियर डिवीजन भी है। ये क्या कहता है, द जुरिसडिक्शन टू बी एक्सरसाइज इन ओरिजिनल सिविल सूट्स एज रिगार्ड्स द वैल्यू बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए सिविल जज एट इंटरमीडिएट लेवल पे, जो भी फॉर्म दे रखी है, और shall be determined by the high court either by including him in a class or otherwise as it is। किस तरीके से कर सकते हैं, डिटरमाइन कौन करेगा, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा, हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा एज ए क्लास और अदरवाइज। फिर है लोकल लिमिट को कौन डिफाइन करेगा, कह रहा है कि द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ ए सीजे, सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन, ठीक है, शैल बी सच एज द हाई कोर्ट में डिफाइन। ये भी कौन करेगा, हाई कोर्ट ही डिफाइन करेगा। व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट अ सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन टू द डिस्ट्रिक्ट, द लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल इन द अब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू द कॉन्ट्री टू द लोकल लिमिट्स। तो कोई भी कॉन्ट्ररी नहीं है तो ये माना जाएगा कि लोकल लिमिट्स क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट की ही होगी। लोकल लिमिट्स क्या मानी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की मानी जाएगी। तो 24 बात करता है प्रिंसिपल सिविल कोड कौन सा है, डीजे है। 25, 26, 27 ओपीएल, 25, 26, 27 ओपीएल, 25, 26, 27 ओपीएल, ओरिजिनल, पेक्यूनरी और लोकल। अब बात करते हैं 28 की। 28 बात करता है स्पेशल जजेस एंड बेंचेस, स्पेशल जजेस एंड बेंचेस। ये क्या कहता है देख लो, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन, हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगी, ठीक है। एंड द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन सच जजेस। यहां पर जो बात हो रही है ना, सॉरी रह गया पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एनी पर्सन टू बी ए ऑनररी, एनी पर्सन, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है एनी पर्सन। अब एनी पर्सन कोई सड़क पर चलने वाला पर्सन नहीं है, टू बी एन ऑनररी वर्ड यूज हुआ है यहां पे, टू बी एन ऑनररी, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। टू बी ए ऑनररी सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड इंटरमीडिएट लेवल, सीनियर और उसको ही आप स्पेशल बेंचेस में लेके आओगे। एंड द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन सच जजेस ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट। तो हाई कोर्ट चाहे तो उनको पावर दे सकती है कौन सी, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन की, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस और विद रिस्पेक्ट टू सूट और विद रिस्पेक्ट टू सूट जनरली। ये कितने प्रकार के हैं इसमें बता रहे हैं आपको 29 और 30। हम बाद में नेक्स्ट पेज पे आगे इसको मॉडिफाई करूंगी, तब मैं करवा देती हूँ, लिख देती हूँ। पहले इसको स्पेशल जजेस को समझाती हूँ आपको। यहाँ से 9, 30, ठीक है। स्पेशल जजेस की बात हो रही है। स्पेशल जजेस की जब आप बात कर रहे हो, क्या कह रहे हैं, स्पेशल जजेस एंड बेंचेस ऑनरेडी पोस्ट पे है, एनी पर्सन हो सकता है, लेकिन सिविल जज जूनियर और सीनियर डिवीजन होना चाहिए। कह रहा है कि कौन सी पावर कन्फर की जा सकती है उनको, पार्टिकुलर केसेस, पार्टिकुलर क्लासेस की हो सकती है, पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ सूट्स, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स, विद रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स और विद रिस्पेक्ट टू सूट जनरली, विद रिस्पेक्ट टू सूट्स जनरली इन एनी लोकल एरिया। ये पॉइंट इसमें हो सकता है कि जो स्पेशल बेंचेस जो है होंगे तो उसमें ये पावर जो है हाई कोर्ट कन्फर
कर सकती है। पावर कौन कन्फर्म करेगा? हाई कोर्ट कन्फर करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 28। अब हम बात करते हैं 29 की। सेक्शन नंबर 29 किस चीज की बात करता है? उससे पहले दो और पढ़े हैं इसके अंदर, वो और पॉइंट कर लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी अनइवन नंबर ऑफ पर्संस। अब ये नंबर्स कितने होंगे? अनइवन। जो भी जजेस हैं इवन होंगे तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। और कौन डायरेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। ठीक है, फिर अनइवन नंबर ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड विद पावर्स ऑफ द सेम पावर की बात कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए बेंच कंस्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू द डिसीजन ऑफ द बेंच। मेजोरिटी डिसीजन जो होगा वो मेजोरिटी डिसीजन शैल बी डीम्ड टू बी डिसीजन ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा, कोर्ट नहीं सॉरी बेंच का डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्लॉज की। फोर्थ क्लॉज क्या कहता है? इसी का persons on whom powers are conferred under this section and the bench is constituted under this section shall be deemed for the purpose of this part to be civil judge senior division को उन्हें डीम किया जाएगा। फिर बात करते हैं 29। 29 किस चीज की बात करता है? 29 बात करता है पावर टू इन्वेस्ट सीजे दोनों ही डिवीजन के हैं विद स्मॉल कॉजेज जुरिस्डिक्शन। ठीक है, कह रहा है कि द हाई कोर्ट में आफ्टर नोटिफिकेशन, हाई कोर्ट में आफ्टर नोटिफिकेशन, आफ्टर नहीं सॉरी यहाँ पे बाय वर्ड यूज हुआ है तो बाय है तो बाय ही लिखोगे। ठीक है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, द jurisdiction of a judge of a court of small cause under provincial small court for the trial of suits cognizant of such court such value not exceeding 2000 value not exceeding 2000 रुपीज। 2000 रुपए तक की वैल्यू के जो सूट है वो स्मॉल कॉजेज सूट जो है फाइल किए जा सकते हैं। पावर टू इन्वेस्ट सीजे को दी जाएगी, सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन को, इंटरमीडिएट और एंट्री लेवल पर हाई कोर्ट करेगी बाय नोटिफिकेशन। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 29। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 30 की। सेक्शन 30 बात करता है एक्सरसाइज बाय सीजे ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग। हाई कोर्ट क्या करेगा? ऑथराइज करेगा इन कोर्ट्स को टू टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, डीजे क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, कर सकता है टू एनी प्रोसीडिंग मेंशन्ड हियर। इंडियन सक्सेशन एक्ट की प्रोसीडिंग है या प्रोबेट, ये पे वर्ड है प्रोबेट, या प्रोबेट की प्रोसीडिंग होती है उसके लिए कह सकता है। विच कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ बाय डीजे, जो डीजे खुद डिस्पोज नहीं कर सकता, वही वाली। फिर उसके बाद कहता है इसी सेक्शन में आगे कहा गया है कि मे विड्रॉ। अब डीजे क्या कर सकता है? जो ये ट्रांसफर किया मैटर इसको विड्रॉ कर सकता है, या तो खुद डिस्पोज ऑफ करेगा या किसी दूसरी कोर्ट में इसे भेज दिया जाएगा। ये जो रूल्स फॉलो किए जाएंगे इस हियरिंग के अंदर, इस सुनवाई के अंदर, वो रूल्स फॉलोड एज फॉलोड बाय डीजे, वही रूल फॉलो किए जाएंगे जो डीजे ने फॉलो किए होंगे। अब हम रिवाइज कर लेते हैं 18 से 30 तक। 18 से 22 का एक पेयर बनाया था मैंने, 24 से 30 तक का एक बनवाया था। 18 क्लासेज ऑफ कोर्ट, 19 सिविल डिस्ट्रिक्ट, 20 डिस्ट्रिक्ट जज, 21 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, 21 से असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, 22 सबऑर्डिनेट जजेस की बात हो रही है, 23 रिपील हो चुका है। फिर 24 की बात करते हैं 24 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 25
26-27 जिसको ओपीएल से याद किया था, ओरिजिनल, पेक्यूनरी और लोकल। 28 बात करता है स्पेशल जजेस एंड बेंचेस की, स्टेट कंसल्टेशन करेगा हाई कोर्ट से। 29 बात करता है पावर टू इन्वेस्ट सबऑर्डिनेट जज, स्मॉल को जिस कोर्ट के नाम से याद कर सकते हो, 2000 रुपए तक की लिमिट है। 30 बात करता है एक्सरसाइज बाय सबऑर्डिनेट जजेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करते हैं 31 से लेके 37 तक। 32 और 35 रिपील हो चुका है, ये ध्यान रखना है हमें। हम बात करेंगे सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। 31 जो बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग, प्लेस ऑफ सिटिंग, ठीक है। 32 बात करता है रिपील्ड की, रिपील्ड हो चुके हैं। और कौन सा रिपील हो चुका है? 35 भी रिपील हो चुका है। 33 बात करता है कंट्रोल ऑफ कोर्ट। 34 बात करता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। 35 रिपील। 36 पावर टू फाइन, पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिस, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। 37 डेलीगेशन ऑफ डीजेज पावर। प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगी? 31 बात कर रहा है प्लेस ऑफ सिटिंग, ये कौन डिसाइड करेगा, इसको हम समझ लेते हैं। द हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस और प्लेसेस एट विच एनी कोर्ट अंडर दिस पार्ट इज टू बी हेल्ड। ठीक है, पहली बात तो यहां पर हाई कोर्ट, ठीक है। द प्लेस और प्लेसेस ऑफ फिक्स्ड मे बी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, बियॉन्ड द लिमिट फिक्स किया जाएगा। एक्सेप्ट एज ए मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, ए कोर्ट अंडर दिस पार्ट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट। बियॉन्ड द लिमिट, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है इसलिए बार बार कट हो रहा था, तो हम यहाँ पर थे। बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट का मतलब है कि जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो बियॉन्ड द लिमिट भी हो सकता है, लोकल लिमिट भी हो सकता है, ठीक है। बियॉन्ड द लोकल लिमिट जो एक डिसाइड होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी अगर चाहे तो प्लेस ऑफ सिटिंग हो सकता है। 32 बात करता है, ये रिपील हो चुका है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हाई कोर्ट और डीजे के द्वारा। हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा और डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का तो कंट्रोल है ही है, इसके अलावा डीजे भी कंट्रोल जो है पूरे उस एरिया में करेगा। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, जो बिजनेस है यानी कि जो काम है वो कौन कौन सा सौंपा जाएगा? जो सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन है उसको जो काम सौंपा जाएगा वो डीजे सौंपेगा रिटर्न ऑर्डर में। और लेकिन जब भी वो काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके कंट्रोल में रहेगा, और जो भी इशूड होंगे, जो भी कोई इशू होगा उसका, उससे रिलेटेड वो भी रिजॉल्व डीजे ही करेगा। फिर है पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स के ऊपर फाइन लगाना। अगर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर मिसकंडक्ट करता है, ये है मिसकंडक्ट, अगर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर मिसकंडक्ट करता है या नेग्लेक्ट करता है, उस मामले के अंदर उसके ऊपर फाइन लग सकता है नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी, 1 महीने की सैलरी तक का फाइन लगाया जा सकता है। अगर वो अपील में जाता है मैटर तो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा? उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकता है। डेलीगेशन ऑफ डीजेज पावर, डेलीगेशन डीजे की जो पावर है वो किसी और सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन को अगर डेलीगेट करना है, ट्रांसफर करनी है, तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट चाहिएगा, उसके बिना आप ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। ये है हमारा 37 तक। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 जो बात करता है वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था पार्ट 4 जो है वो अपीलेट है। आज कोई इश्यू हो रहा है, इस वजह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है ये अपीलेट और रिविजनल।
इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 38 की। थर्टी नाइन, 40, 41, 42, 43, स्पीड बड़ी ही स्लो हो रही है, 44 और 44A। थर्टी एट जो बात करता है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे, डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे की अपील। आज कोई काफ़ी बड़ा ही इशू हो रहा है मेरे लैपटॉप में, कोई दिक्कत आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा है, तो हम कहाँ पर थे जहाँ पर छोड़ा था अपील। उसके बाद मैं इस पर वीडियो बना रही थी लेकिन ये बीच में से स्ट्रक ऑफ हो गया और मैं लिखती चली गई। चलो अब देखते हैं क्या है। 38 जो बात करता है अपील फ्रॉम डीजे एडीजे टू हाई कोर्ट। 38 के अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि जो डीजे की अपील है वो एडीजे हाई कोर्ट में ही ट्रांसफर होगी। फिर 39 बात करता है कि जो सीजे की अपील होगी वो डीजे को ट्रांसफर हो जाएगी और डीजे चाहे तो उसे आगे एडीजे को भी सुनने के लिए दे सकता है। फिर इसका फोर्थ क्लोज इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ क्लोज कहता है ऑल अपील्स फ्रॉम ए डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन पेंडिंग इन द हाई कोर्ट, अगर कोई हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट शैल ट्रांसफर टू डीजे, वो क्या हो जाएगा, वो डीजे को ट्रांसफर हो जाएगी। हाई कोर्ट की कोई पेंडिंग है तो डीजे को ट्रांसफर हो जाएगी, पेंडिंग टू हाई कोर्ट ट्रांसफर टू डीजे। फिफ्थ कहता है कि द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट द अपील्स लेइंग टू द डिस्ट्रिक्ट जज फ्रॉम ऑल और एनी डिग्री और ऑर्डर। कह रहा है कि जो डीजे के पास जो अपील सुनवाई के लिए आई है, अगर हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर से उन अपील को क्या कर देता है, ये सिविल जज सीनियर डिवीजन को अगर दे देता है तो वो अब क्या करेंगे, वही पावर एक्सरसाइज करेंगे जो डीजे की पावर होगी। तो ये कौन सी पावर एक्सरसाइज करेंगे, पावर ऑफ डीजे की। ये बात कह रहा है इसका सेक्शन का फिफ्थ क्लोज। फिर हम बात करते हैं 40 की। 40 क्या डील करता है, 40 कहता है पावर टू ट्रांसफर टू ए सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन अपील फ्रॉम अदर। एक इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहां से कहां तक, एक सीजे का दूसरे सीजे तक ट्रांसफर होगा। कैसे, डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफर एन अपील पेंडिंग बिफोर हिम फ्रॉम द डिग्री और ऑर्डर टू एनी अदर सिविल जज अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ। अब ये कौन करेगा, ये करेगा डीजे ट्रांसफर करेगा, किस वर्क को करते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को रन करते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को रन करते हुए, ठीक है, ये ट्रांसफर करेगा। और इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा मैं रब कर दूं इधर से 41 से, और इसके अंदर बताया गया है कि द डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ एनी अपील, विड्रॉ भी कर सकता है कोई भी अपील, डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है एनी अपील विच ट्रांसफर की गई थी, विच ट्रांसफर, जो ट्रांसफर की गई थी उस अपील को विड्रॉ कर सकता है। एंड या तो खुद सुन सकता है या किसी दूसरी कोर्ट में विड्रॉ करेगा, आइदर हियर और ट्रांसफर, तो खुद भी सुन सकता है और किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। ये आर्टिकल सेक्शन 40 बात करता है ट्रांसफर की, पावर ऑफ ट्रांसफर की। थर्ड कहता है इसका क्लोज, अपील्स ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज ऑफ रूल्स अप्लीकेबल टू डिस्पोज ऑफ बाय द डीजे की। जब भी देखो ट्रांसफर हो जाएगा तो रूल्स तो वही अप्लाई होंगे जो डीजे फॉलो करेगा, वही रूल्स अब अप्लाई होंगे। फोर्थ क्लॉज कहता है द पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन शैल बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल ऑर्डर
मे फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन बिहाफ ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट टाइम टू टाइम नए रूल्स बनाता है तो उसके हिसाब से फॉलो किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 की। सेक्शन 41 बात करता है सेकंड अपील की। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड अपील कहाँ बताई गई है? सेक्शन नंबर 41 में। सेकंड अपील में क्या है? इसमें एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ट। देखिए सीजे की अपील कहाँ जाएगी? डीजे की अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में, ठीक है। ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड क्या है इसके? अगर हम बात करें सीपीसी में तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, वहां पे मोस्टली ग्राउंड जो होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डिसीजन बिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ, डिसीजन कॉन्ट्रेरी है, किस किस के कॉन्ट्रेक्टरी है? लॉ के, ठीक है, सम कस्टम के, अगर वो कस्टम के कॉन्ट्रेरी है या यूजेस के कॉन्ट्रेरी है, उस मैटर में क्या कर सकते हैं? वो सुनवाई कर सकते हैं। सेकंड, द डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू और लॉ। अब अगर नॉट डिटरमाइन मटेरियल इश्यूज, नॉट डिटरमाइन मटेरियल इश्यूज, issues of law, custom, uses, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इसमें सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट, जो प्रोसीजर सीपीसी में दिया है उस हिसाब से। तो ये 3 ग्राउंड पे जो है वो क्या किया जा सकता है? सेकंड अपील की सुनवाई की जा सकती है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक्सप्लेनेशन A question relating to the existence of validity of a custom register shall be deemed to be a question of law। इसे क्या समझा जाएगा? कस्टम और उसके को समझा जाएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ समझा जाएगा। सेकंड, एन अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेंट डिग्री पास्ड एक्स पार्टे। अगर एक्स पार्टे डिग्री पास हुई है तो उसकी भी अपील होगी। अपील अगेंस्ट एक्स पार्टे डिग्री, एक्स पार्टे डिग्री से भी अपील होगी। इसके अंदर एक केस है सत्येंद्र वर्सेस सरोज, सत्येंद्र वर्सेस सरोज 2022 का। इसमें सेकंड अपील का जिक्र था, सेकंड अपील सीपीसी और काउंटर क्लेम का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके माइंड में थोड़ा सा एक होना चाहिए, इसका खासा होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, किरोरी थ्रो एलआर वर्सेस राम प्रताप। इसमें क्या इश्यू था? ये 19 का क्वेश्चन है। इसमें इश्यू था कंसिस्टेंसी के बारे में, 41 और सेक्शन 100 सीपीसी। तो कोर्ट ने डिसाइड किया नो कंसिस्टेंसी बिटवीन सेक्शन 41 पीसी एक्ट एंड 100 सीपीसी में कोई कंसिस्टेंसी यानी कि नॉन कंसिस्टेंसी नहीं है। ये है हमारा सेक्शन 41। ये 41 सिंपल सी बात करता है सेकंड अपील की। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 42 की। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सेक्शन नंबर 42 वो साफ तौर पे कहता है कि नो अपील, नो सेकंड अपील पूरा हेडिंग लिख देती हूँ, सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड। सेकंड अपील किसी और ग्राउंड पे नहीं होगी, ठीक है। जो ग्राउंड 41 में दिए गए हैं, ओनली 41 ग्राउंड, ओनली 41 अप्लाई, साफ तौर पे
इसमें क्लियर कर दिया। फिर है इसके अंदर no second appeal in certain cases. No second appeal shall lie in any suit or nature cognizable by courts of small causes when the amount of value subject matter is no second appeal. No second appeal where subject matter not exceeding 3,000 रुपीज़। पहले समरी उसकी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स की हमने पढ़ी थी, वो 2,000 रुपये तक की थी। फिर है सेक्शन नंबर 44, ये बात करता है रिवीजन की। किस किस ग्राउंड पे रिवीजन होगा, चलिए देखते हैं। ये कहता है कि द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड और एनी केस हैज बीन डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट इन विच नो अपील है। पहला पॉइंट, नो अपील लाई, तब रिवीजन फाइल करोगे। सेकंड ग्राउंड कौन से होंगे, टू हैव एक्सरसाइज वेस्टेड जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड, इनकी जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड था और केस डिसाइड कर दिया, उस मामले में रिवीजन फाइल करोगे। रिवीजन फाइल होगी जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड। तीसरा पॉइंट है इसमें एक्सरसाइज फेल टू एक्सरसाइज, फेल्स टू एक्सरसाइज एज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, जो जुरिस्डिक्शन थी उसको भी आपने एक्सरसाइज ना किया हो। एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इलीगली और मटेरियल और विद मटेरियल इरेगुलरिटी। ठीक है, हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, पावर किसकी पास होती है, रिवीजन की हाई कोर्ट के पास होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, 44A किसकी बात करता है, ये बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, 90 डेज का पीरियड। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील अंडर सेक्शन 41 इज 90 डेज। In computing this period and all respect not herein specified, the limitation of an appeal under the said section shall be deemed to be governed by Indian Limitation Act। कितना, 90 days और लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होगा। गवर्न बात करते हैं सेक्शन 41 से, लग जाओ इसको। एक सेकेंड, 37 तक पहले हो गया था, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 38। पावर्स की बात हो रही थी, सेक्शन 41 सेकंड अपील की बात हो रही है। कहाँ गया, अगर हम बात करें 38 बात करता है अपील टू अपील फ्रॉम डीजे टू हाई कोर्ट। 39 डीजे में अपील आएगी लोअर कोर्ट की। फिर पावर ऑफ ट्रांसफर 40 क्या ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है डीजे। और सेकंड अपील 41 में। 42 कहता है कि कोई और ग्राउंड पे सेकंड अपील नहीं हो सकती, और 3,000 रुपये तक का कोई मैटर तब भी सेकंड अपील नहीं होगी। 44 बात करता है रिवीजन की। 44 ये बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, 90 डेज है। और 43 क्या है, रिपील्ड है। 43 इज रिपील्ड। और कौन कौन से रिपील्ड है, 23 रिपील्ड है, 32 रिपील्ड है, 35 रिपील्ड है। ये माइंड में रख के चलना है आपने। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा सेक्शन और रह गया हमारा, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 किसकी बात कर रहा है, सप्लीमेंटल प्रोविजन की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, 45 बात करता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। ये कह रहा है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस पार्ट एनी पावर दैट में बी कन्फर्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन एनी पर्सन अंडर दिस पार्ट में बी कन्फर्ड ऑन सच पर्सन आइदर बाय नेम और ऑफिस। जो पावर है वो कैसे जा सकती है, बाय नेम और बाय ऑफिस वो जा सकती है। 46 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ पावर ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर।
नॉर्मली हाई कोर्ट के पास पावर होती है व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज बीन इन्वेस्टेड विद एनी पावर अंडर दिस पार्ट थ्रू आउट एनी लोकल एरिया इज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम टू एन अपील और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर विद इन ए लोकल एरिया ही शैल अनलेस द कोर्ट हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट अनलेस द हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का ही इसमें रोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो सेक्शन है ये बात करता है सेक्शन 47 की, ठीक है, सॉरी 46A की। पेटिशन राइटर कौन होंगे? पेटिशन राइटर्स, पेटिशन राइटर्स जो है रूल से गवर्न होंगे। इसमें क्या है? द हाई कोर्ट में टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड एनी अदर एनेक्टमेंट फॉर द टाइमिंग फॉर डिक्लेयर दैट व्हाट पर्सन शैल बी। डिक्लेयर कौन करेगा? हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि कौन से व्यक्ति जो है वो पेटिशनर राइटर हो सकते हैं। रेगुलेट द लाइसेंस, रेगुलेट द लाइसेंस, लाइसेंस कैसे रेगुलेट होगा, कब रिन्यू होगा, उसके लिए कितनी फीस होगी, वो सारा कुछ डिसाइड किया जाएगा। डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेज ऑफ सच रूल्स शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर मान लो ब्रीच किया जाता है पेटिशन राइटर के द्वारा तो डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी, ठीक है। पेटिशन राइटर के जो रूल्स हैं वो आपके वेयर एक्ट के लास्ट में दिए हुए हैं। तो उसके अंदर पहला डेफिनेशन है, रूल 1 जो दिया हुआ है वो कह रखा है कि नो पर्सन शैल प्रैक्टिस एज ए पेटिशन राइटर इन द पंजाब अनलेस ही हैज बीन ड्यूली लाइसेंस्ड। उसका लाइसेंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या है? उसका लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। सेकंड, वो राइटिंग जो करेगा वो जो ऑर्डर है रिटर्न ऑर्डर के बाद ही करेगा। फीस फॉर रिन्यूअल और लाइसेंस, लाइसेंस को रिन्यू करने की फीस कितनी है? 5, रिन्यूअल है फीस 5 रुपीज, ठीक है। कह रहा है कि फीस ऑफ ₹5 शैल बी चार्ज फॉर ईच लाइसेंस ऑन एनरोलमेंट प्रोवाइडेड दैट दिस फीस विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ फॉर लाइसेंस ग्रांटेड ऑन और आफ्टर द 1st of March इन ईच ईयर। 1st of March के बाद कभी भी आप करवा सकते हो और वैलिड रहेगा 31 अगस्त तक का। तो ये है पेटिशन राइटर से रिलेटेड। 47 बात करता है कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है, ये कह रहा है सब्जेक्ट टू सच जनरल ऑर्डर एज मे बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट द हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑर्डर देगी, जनरल ऑर्डर, हाई कोर्ट प्रिपेयर करेगा ईच ईयर के जो हॉलीडेज होते हैं। एवरी सच लिस्ट शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट, ठीक है। फिर है 47 ये बात करता है प्रोविजन रिगार्डिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग। 47 ये बात करता है पेंडिंग प्रोसीडिंग की। पेंडिंग प्रोसीडिंग, ऑल सूट्स, अपील्स, डिवीजन, एप्लीकेशन, रिव्यू, एग्जीक्यूशन, अदर प्रोसीडिंग whatsoever whether civil or criminal pending in chief court of the Punjab shall be continued and concluded in the high court। वही ये प्रोविजन क्या होंगे? मोस्टली वही होंगे जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। 48 रिपील है, 48 रिपील्ड, कितने रिपील हो गए? 5। 48 रिपील हो गया। रिपील में क्या है? पहला रिपील हुआ 23, 32, 35 और कौन सा रिपील हुआ है? 43 रिपील हुआ है, ठीक है। और अब कौन सा आ गया आपका? 48 रिपील हुआ है। 49 किसकी बात करता है? ये रिपील्ड सेक्शन है। 49 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये वाले क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम ही होते हैं, तो आप एक हेडिंग को इसको पढ़ सकते हो। अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट जज इन पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट, फॉर द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अमेंडमेंट के बारे में है। और 51 बात करता है रेफरेंस इन एग्जिस्टिंग एनेक्टमेंट ऑफ चीफ कोर्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली जो है 47A तक इंपॉर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसकी लास्ट टाइम रिवीजन कीजिएगा, आपका जुडिशरी का एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।